नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। आज बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिया था नीट 2022। जी हाँ, कल भी हम लाइव आए थे, पूरा पूरा पेपर हमने लाइव सॉल्व करा था। मैं आप स्टार्ट करने से पहले बता दूं आज का सेशन किसके लिए काम का है। जिन्होंने इस साल 2022 में नीट दिया है उनके लिए तो काम का है ही, जाहिर सी बात है। उनके लिए भी काम का है जो आने वाले वर्षों में नीट देने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स आने वाली हैं। 11th से ज़्यादा आया, 12th से ज़्यादा आया, कौन से सब टॉपिक से ज़्यादा आया, ईजी आया, मीडियम आया, टफ आया, कितने नंबर पे कौन सी रैंक आने की उम्मीद है, कितनी सीट्स हैं और हमें कितनी अपनी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से आने वाले नीट 2023 या 24 में भी परफॉर्म कर पाएँ। उन सभी पे अपन चर्चा करेंगे। मेरे इस वीडियो के नीचे जो पीपीटी हमने पूरी एनालिसिस की बनाई है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप आंसर कीज भी सारी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक दिए गए होंगे। आप अपने नंबर डालकर रैंक भी पता कर सकते हैं और एक कॉलेज प्रिडिक्टर, ये 4-5 चीज़ें जो आपके काम की वो सब आपको नीचे दिखाई देंगी। तो काम का सेशन होने वाला है, थोड़ी रफ्तार में अपन करने वाले हैं। हमारा ये मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, पूरी टीम का अनुभव है। आपने हो सकता है कल लाइव भी देखा हो, तो पूरी टीम का अनुभव है, प्रेजेंट करने में आया हूँ। एनालिसिस अच्छे से बन गई है, थोड़ा हमने समय लिया पर सोचकर समझकर कि क्या लिखना चाहिए ताकि आने वाले बच्चे जो नीट देने वाले हैं और जो इस साल दे रहे हैं उनको अपने को क्या करना है। तो काम का सेशन होने वाला है, चालू करते हैं। फिर से मैं आपका अपना नितिन विजय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ और मोशन के साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर अपन सबसे पहले बात करें तो टोटल एमबीबीएस अपने कॉलेजेस और उनकी सीट्स के बारे में अगर अपन देखें, 272 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस इंक्लूडिंग 260 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्स इतने हैं, टोटल सीट्स थ्रू नीट इतने 532 की कॉलेजेस हैं, कुल मिला के सीटें 76,928 हैं, यानी कि 78,000 सीटें आपको मिल पाती हैं। ये बात करते हैं अपन एमबीबीएस की। किसकी बात करते हैं? एमबीबीएस की। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आ गए हैं। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं, पर जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है। और ये टोटल कॉलेजेस है बीडीएस के, तो एक डेटा है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इसका आइडिया लगेगा। तो घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। मान रहे हैं कि 18 लाख बच्चे हैं, पर 18 लाख में से 1 लाख बच्चे अगर अपन ऐसे सोचें तो 1 लाख बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अच्छा खासा रेशो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कंपटीशन अपन पार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पार कर सकते हैं। किसी कॉलेज में ज़्यादा फीस लग रही है, किसी में कम लग रही है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब अपन क्या बात करें 2018 में, 2019, 2020, 2021 लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, पर डरने की जरूरत नहीं है। ये नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं पर सीट्स भी बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रही हैं? सीट्स भी बढ़ी हैं। इसलिए अगर मैं परसेंटेज कंपटीशन देखूं तो ये उतना ही है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं। और अब तो 18 लाख हो गए, जब 13.26 थी तो सीट्स कम थी, आज 18 लाख है तो सीटें ज्यादा है। तो घबराइए मत, शर्माइए मत और डरिए मत, और अपने डॉक्टर बनने के सपने को जरूर अगर अपने मन में ठान लिया है तो पूरा करिए। सबसे खास बात नीट में कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा मिलते हैं, अपन नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि जेई की तरह सिर्फ 1 या 2 ही आपको अटेम्प्ट मिले, इसमें अटेम्प्ट ज़्यादा मिलते हैं। कई बच्चे देते भी हैं और उनका सपना भी पूरा होता है, क्योंकि एक बार आपको अगर डॉक्टर बनना है तो कभी कभी हो सकता है आप 12th के साथ ना हो तो 1 वर्ष आपको ड्रॉप लेना पड़े, हो सकता है कभी कभी 2 भी लेने पड़े। ऐसा करते हैं बच्चे और वो सफल भी होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं। खैर, अब अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं कि भाई जो अपना पैटर्न आता है, ये सब लोग आप जानते हो, 35 और 15 जिन्होंने दिया उनको तो पता ही है। आपको पहले में सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें से 15 में से सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये पैटर्न है नया वाला जिसमें 200 सवाल आते हैं, करने 180 होते हैं। सेक्शन बी में से आपको 15 में से 10 करने होते हैं, +4 और -1 का रेशो चलता है दोनों में। चाहे कोई भी सेक्शन हो, +4 और -1 का अपना रेशो चलता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। अब क्या करें और देखें ध्यान से। अब अगर बात करें तो इस साल का पेपर कैसा आया। हाँ, अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, बहुत कोई टफ पेपर नहीं था। 1-2 सवाल थोड़े से ट्रिकी थे, बाकी सब नॉर्मल ही था। जो केमिस्ट्री की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, पर अगर जो हमारे केमिस्ट्री वालों से बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा था पेपर। पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा था, कंपैरिजन में अच्छा था पेपर। क्या था? अच्छा था पेपर। यही सेम बात जूलॉजी और बॉटनी में भी कही गई है। फिजिक्स के लिए तो मैं आपको बोल सकता हूँ लगभग वैसा ही था जैसा पिछले साल था, पर ये तीनों केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छी आई है। शायद नीट वाले समझ गए थे कि कहीं ना कहीं हमें वेरिएशन लाना पड़ेगा, क्योंकि वरना 720 में भी 2-3 बच्चे आ गए थे। तो अगर उनको 18 लाख बच्चों को डिवाइड करना है, उनमें कंपैरिजन करना है, तो पेपर टफ होना था। एक बार मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि पेपर टफ आने चाहिए और वो आया है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में
पेपर थोड़े टफ हुए हैं और होने भी चाहिए थे, और जाहिर सी बात है कि जिसने थोड़ी तैयारी करी है, कोचिंग करी है, उसको फ़ायदा हुआ होगा। तो टीचर ने बोला सब कुछ क्लासेस से ही आया है, जाहिर सी बात है नोट से ही आया है, पर थोड़ा सा लेवल अच्छा आया है। कल हमारी बहुत सारे बच्चों से भी बात हुई, तो पेपर का लेवल अच्छा है तो कट ऑफ थोड़ी सी लोअर एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी थोड़े बढ़ गए हैं, पर फिर भी तो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी अपन कह सकते हैं ये लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2021। अगर अपन बात करें तो 2022 में थोड़ा सा लेवल अप हुआ है 2021 के कंपैरिजन में। ये लगभग ऐसा ही है। फिजिक्स में 2022 और 2021 लगभग एक जैसा है। किसमें? फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में। पर इन तीनों में थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। ये बात आपको यहां पे भी दिखाई देगी। मॉडरेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। पर एक बात तय है, इन सब में सवाल कहां से आए? एनसीईआरटी बार बार कहा जाता है कि एनसीईआरटी आपके लिए आपके धार्मिक ग्रंथ की तरह है, जो भी आप मानते हो, ये आपके लिए रामबाण है। इसके बिना डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा। जो भी बच्चे 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़ना परम धर्म है। ये कर्म करना पड़ेगा एनसीईआरटी के लिए, बिल्कुल, कि कर्म करो तो फल मिलता है। अब कर्म कौन सा करें? कर्म करें एनसीईआरटी का, तो फल मिलेगा। फल क्या होगा? डॉक्टर बनने का फल होगा। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, अच्छी बात, तो ये हम सर समझ गए। फिर से मैं आपको बता दूं, इस सेशन में जो पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूं, वो पीपीटी आपको नीचे डाउनलोडेबल फॉर्म में भी दिखेगी। उसे डाउनलोड करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर अपन बात करें तो 11th और 12th कुल मिला के 200 सवाल में 111 सवाल आए 12वीं से, 89 आए किससे? 11 से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 11th कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th भी अपने को तभी समझ आ सकती है जब अपनी 12th अच्छी हो। पर एक एनालिसिस करने के लिए आपको ये बात दी गई है, क्योंकि 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। बहुत बढ़िया। अब अगर अपन बात करें तो अपने को समझ में आएगा कि अगर अपन बात करें ओवरऑल पेपर में, फिजिक्स में 30 इजी, 17 मीडियम, 3 डिफिकल्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक आध में तो थोड़ा सा था। बाकी अगर अपन देखें तो ये 25 इजी 15, ध्यान से देखिए 73 मीडियम, ये इस पेपर को अच्छा कर देता है। देखिए ये वाला लेवल, ये देखिए 20 और 4, ओहो, मीडियम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लग गए अपन। देखो जूलॉजी और बॉटनी में देखिए 18 और 7, हाँ सर ठीक है। देखो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहे हैं? 30 इजी किस में दिख रहे हैं? फिजिक्स में। इसलिए मैं कह रहा था इन तीनों का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। ये जो इजी मीडियम टफ है, जाहिर सी बात है जो हमारी टीम है वो बच्चे जो इतने सालों की अनुभव ही है। अगर पूरे मेडिकल डिवीजन का अनुभव काउंट कर लूँ तो शायद वो हो सकता है कि वो 500 साल से भी ऊपर चला जाए। उतना अनुभव जो है वो अनुभव आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिन्होंने कल पेपर को डिस्कशन करा, उसको समझा और उसको अपने अनुभव के हिसाब से बताया कि कौन सा सवाल इजी में आना चाहिए, कौन सा मीडियम में आना चाहिए, कौन सा टफ में आना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आ गई। और आगे चलते हैं। देखिए अगर अपन बात करें तो ये अपनी जो है फिजिक्स की एनालिसिस है सब्जेक्ट वाइज। 11th और 12th फिजिक्स में 42% 11 से आया, 58% 12 से आया, 58% 12 से आया। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह, अच्छी बात भाई। ओके, देखो फिजिक्स की एनालिसिस करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 8, 6, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स 4, ऐसे में सभी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के ही बताऊंगा, तो इसमें ज़्यादा मैं टॉपिक वाइज नाम नहीं लूंगा। इजी, मीडियम, टफ कैसे आए? 16, 10, 4, 5, 2, 5। ध्यान से देखो 16 सवाल कहाँ से आए? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। याद करो आखिरी के शॉर्ट्स बनाए थे, उनमें बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पूरा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मैकेनिक्स के लिए बोला था कि इंपॉर्टेंट है, पर उसके फॉर्मूले रट के जाना। बहुत आसान सवाल, कैसे इतने आसान सवाल आए थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। अगर आपने बेसिक मैकेनिक्स भी पढ़ रखी होगी तो हो गए होंगे, और बाकी आपके हर टॉपिक से सवाल थोड़े थोड़े होकर के आए। कुल मिला के 50 का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अपना था। चलिए भाई, अच्छी बात। ऐसे अगर अपन बात करें तो हमने थोड़ा सा कंपेयर करा है इसको लास्ट ईयर से। हाँ, ईयर वाइज कंपेयर करा मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रेंड कैसा चलता है। देखो 20 के 16, 12 के 10, थोड़ा नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन करा है इस बार ज्यादा, जो दूसरे टॉपिक्स हैं। इससे पहले ये थोड़ा और ज्यादा था, बट फिर भी आप देखेंगे तो ट्रेंड लगभग वो ही रहता है। 2021 से 2022 को कंपेयर करा है, तो बेस्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, जाहिर सी बात है कोई फिक्स्ड वैल्यूज तो होंगी नहीं, बट ट्रेंड लगभग वैसा ही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ट्रेंड लगभग वैसा ही है। ट्रेंड कि भैया पहले दो तो इसी से आते हैं। अच्छा, बात तो सर आपकी सही है, तो कंपेयर करके आपको बताया गया है, तो ट्रेंड लगभग वैसा ही है। ये चर्चा थी अपनी किसकी?
फिजिक्स की। अगर ऐसी अपन चर्चा करें तो केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी दोनों में अगर बात करें, केमिस्ट्री में अगेन 34% और 66%। केमिस्ट्री हमेशा मैंने देखा है कि केमिस्ट्री में 12th का ज़्यादा आता है, 12th के पोर्शन से ज़्यादा आता है। वैसे भी 11th में केमिस्ट्री में टॉपिक्स थोड़े कम होते हैं, 12th की केमिस्ट्री थोड़ी बड़ी होती है। अगर अपन इसको तोड़ लें इनऑर्गेनिक वाइज तो 27 और 73, देखिए 27 और 73 इनऑर्गेनिक में। ऐसे अगर अपन बात करें किसमें, ऑर्गेनिक में, तो आपको परसेंटेज दिखाई देगी 28 और 72 किसमें, ऑर्गेनिक में। फिजिकल में ही ज्यादा टॉपिक होते हैं किसके, 11th के, तो 11th में देखिए तो 47 और 53। फिजिकल लगभग बराबर आई, पर अपना जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है वो जाहिर सी बात है 12th से ही ज्यादा आती। तो 12th एनसीईआरटी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हमारे लिए कंक्लूजन क्या है, 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री, 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री, डॉक्टर बनने के सब 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री। ओहो 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री अपने को भैया अपने पास होते वक्त रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेगी। कंक्लूजन ये है, बोलो क्लियर है, पक्का? हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अगर अपन बात करें ऐसे ही, तो अगर अपन बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन आया वो कुछ इस तरीके का था। देखिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का हमने पूरा अलग अलग कर दिया है, इजी, केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन कंपाउंड्स। मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैप्टर्स के नाम नहीं ले रहा हूं, आपको नीचे दिखाई देगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये डाउनलोड करके अपने फोन में सेव करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए काम की चीज है। कि उनको जब भी पढ़ाई करेंगे तो उनको एहसास कराएगी कि क्या टफ है, किससे ज्यादा सवाल आते हैं। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बहुत टफ होती है, टफ मतलब इंपॉर्टेंट होती है, टफ तो नहीं इंपॉर्टेंट होती है। चलिए भाई, अगर अपन ऐसे ही बात करें, कंपैरिजन कर लिया गया इनऑर्गेनिक का, लगभग फिर से देखोगे तो आपको ट्रेंड वैसा ही नजर आएगा कि ब्लॉक केमिस्ट्री से, ब्लॉक केमिस्ट्री अब ध्यान समझो, मेरे को कम समझ में आती थी, पर ब्लॉक केमिस्ट्री एसपीडीएफ, इसमें टीचर का भी ज्यादा रोल नहीं है। टीचर का रोल तो यहां पर है, अगर सोचो तो इनऑर्गेनिक में टीचर का रोल तो यहां पर है, टीचर रोल ये तो रटना है, पर जब रटने वाले से रटना है, रटने वाले से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। देखिए 6 और 8, जिसने इसमें टीचर का भी ज्यादा रोल नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। अच्छा हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री वाले टीचरों के सामने बात मैं नहीं बोलता, पर सच्चाई यही है कि नहीं? तो भैया ये है कि भाई इसमें रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटिए ज्यादा। जनरली बच्चे अपना सारा टाइम कंज्यूम करा देते हैं किसमें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि टीचर भी ज्यादा यही पढ़ाता है। पर याद रखिए इससे सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, देखिए रटिए, इसको रटना पड़ेगा, ये गड़बड़ मत करिए। हाँ सर, ध्यान रखेंगे सर हम पक्के से, बोलो क्लियर? हाँ सर। चलो भाई, ऐसे अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके अलग अलग टॉपिक्स के बहुत बढ़िया एनालिसिस करके दी गई है। सारे नाम मैं नहीं ले रहा हूं, ध्यान से देखिए कौन सा ऑर्गेनिक, कौन सा टफ, कौन सा क्या। ध्यान से देखिए 4 वाला कौन दिखाई दे रहा है, कार्बोनिक कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बहुत सारे सवाल आए 4, ओ माय गॉड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोमेनक्लेचर से ध्यान से, वो तो काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करा है इन्होंने, काफी अच्छा, बहुत शानदार। बोलो क्लियर है क्या, पक्का? यस सर। चलिए ऐसी अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिक को फिर से कंपेयर करा गया है किसमें, 2021-22 में फिर से आपको ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे हिसाब से जो अपन एनालिसिस अभी तक मैं देख पा रहा हूं, एक तो वाला चैप्टर देखो जो अगले साल तैयारी करने वाले, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमें पिछले साल से तो देखना है। ध्यान से देखो तो एक बात इन्होंने इस बार पेपर में अच्छी करी है, डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर है, मतलब सभी चैप्टर से इन्होंने सवाल पूछे हैं, सभी चैप्टर से इन्होंने सवाल पूछे हैं। हाँ सर पूछे तो हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो उन्होंने सभी चैप्टर से सवाल पूछने का प्रयास करा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करा है, ताकि इतने सारे बच्चों की रैंकिंग में अंतर लाया जा सके। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और देखिए और बात करें तो अपन ने बात करी फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके चैप्टर्स ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा सवाल 3 सवाल जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। थर्मोकेमिस्ट्री से पिछले मतलब इजी कोई सवाल नहीं आया है अपने को दिखाई दे रहा है, पर इसमें 3 सवाल आए, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि अपने को दिखाई दे जाए कि कौन सा टॉपिक्स में लगातार नजर आ रहा है। ध्यान से देखो इधर 3 और 2, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अपन ये बोल सकते हैं, और इधर 2 और 2, ये दो आपकी जो टॉपिक्स हैं, कौन सा? गैस स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरे हिसाब से पिछले 2 सालों का ट्रेंड कह रहा है कि ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सही बताऊं तो नीट के लिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, टफ बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं कि आपको इस एनालिसिस से क्या देखना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं तो एनालिसिस से आपको ऐसे देखना चाहिए कि इसमें एफर्ट कितना है।
हमेशा चैप्टर के लिए बनाना चाहिए एफर्ट स्कोर। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक बार आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। एफर्ट स्कोर मतलब जैसे मान लीजिए हो सकता है किसी चैप्टर में आपको 10 लेक्चर पढ़ाए गए और उससे एक सवाल आता है पिछले 3 साल में, अच्छा, और एक और कोई चैप्टर है जिसमें से 2 लेक्चर पढ़ाए गए पर उसमें से भी एक सवाल पक्का आता है। तो ध्यान देखो, दूसरा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एफर्ट उसका बहुत कम है, आउटपुट सेम है। तो एफर्ट और आउटपुट का एक स्कोर बनाना चाहिए। एफर्ट कितना, आउटपुट कितना, आउटपुट अपॉन एफर्ट। आउटपुट कैसे, पिछले लास्ट 3 सालों में उससे कितने सवाल आए, उस तरह का ट्रेंड ही लगभग लगभग ये फॉलो करते हैं। तो अपने को एक स्कोर बनाना चाहिए, एफर्ट और आउटपुट। तो आउटपुट वर्सेस एफर्ट, एफर्ट कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स जो कि पढ़ाए जाते हैं उसको लेके, है ना, तो वो एफर्ट हो गया। अच्छा, बात तो सर आप सही कह रहे हो। ऐसे एनालिसिस करते जो भी 2000 आगे देने वाले बच्चे, उनको ध्यान में रखना चाहिए। बायोलॉजी में अगर बात करें तो बहुत बढ़िया, 51% और 49% 11 12 दोनों से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन आया है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। बायो ने मेरे हिसाब से बैलेंसिंग करी है, नहीं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ने तो अपने को ये बताया था कि 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बायो बताती है भैया सब इंपॉर्टेंट है। और बायो 50% आती है किसमें, किसमें, बायोलॉजी में। बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी के आपके चैप्टर्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए 7 और 7 कहां से आए। 7 और 7 अगर अपन बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अब बहुत तगड़ी एनालिसिस करी गई है। इन पे आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल दिख रहे हैं, तो ये अपने को स्टार मार्क कर लेने चाहिए। जो बच्चे अगले साल भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, बात तो सर आपकी सही है। चलो भाई उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा नहीं मतलब इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कंपैरिजन करा जाए तो देखिए, ओहो ये पहले भी इंपॉर्टेंट था। ये कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पिछले साल 11 थे, इस बार 7 थे। तो ये दोनों चैप्टर तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है क्या। अपन बात कर रहे हैं बॉटनी की। मुझे जूलॉजी बॉटनी बिल्कुल आती नहीं है, पर टीचर्स ने बहुत अच्छा बनाया है। ये भी सर, एम सर की टीम ने बहुत शानदार इसको कराया अच्छे से, तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए भाई आ जाइए और देखते हैं जूलॉजी बॉटनी की जो टीचर्स हैं वो और अच्छे से थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। मैं तो आपको एक सुपरफिशियली आइडिया दे रहा हूँ। जूलॉजी में अगर बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दिया यहाँ पे 6। सबसे ज़्यादा जो मापदंड लेके आया वो आया 6, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस, ये वाले टॉपिक ने बाजी मारी और 6 सवाल ये लेके आया। ये विजेता था किसका, 2022 के नीट के एग्जाम का। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, बोलो क्लियर है, पक्का आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए। तो आगे देखते हैं। चलिए देखिए भाई, अब देखिए जूलॉजी का ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। ये जो टॉपिक है कौन सा, ये थोड़ा सा वेरिएशन आया है मेरे हिसाब से 6 और 9। ये वाला टॉपिक हर बार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस। तो इसको तो स्टार मार्क कर ही लें भैया जो तैयारी आगे कर रहे हैं, कि भाई इससे तो बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं हमको। फिर से सर ने हमेशा एक ही बात बोली, सवाल थोड़े से अच्छे आए हैं पर आए तो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। चलिए भाई बहुत बढ़िया सर, समझ गए इस बात को। ओ हो, एक्सपेक्टेड रैंक। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेड रैंक वाला चार्ट लाने से पहले कि आप अपने नंबर नीचे डालिए, आपको एग्जैक्ट रैंक आने लगेंगी बीच की अंदाजन। जो पिछले साल के और इस साल के ट्रेंड को देख के आपका रैंक जो प्रेडिक्टर है वो बना दिया गया है, कॉलेज प्रेडिक्टर भी बना दिया गया है। नीचे लिंक में आपको जरूर दिखाई देगा, उस पर जाइए और अपने नंबर डालिए और अपना रिजल्ट पाइए कि इस तरीके की अपनी रैंक आनी चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूं 720 में 720 की फर्स्ट रैंक की उम्मीद है। खैर उससे ज़्यादा लेना देना अभी अपने को नहीं होना चाहिए। अपने को 718 से 708 के बीच में, जो पिछले साल थी वो 231 के बीच में थी, 228 थोड़ा सा क्योंकि पेपर टफ लग रहा है। 707 से 698, 29 टू 140। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये वाले जो बच्चे हैं ना, कौन से 628, यानी कि आप ये मान लो 600 के ऊपर वाला बच्चा लगभग सेफ है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो काफ़ी अच्छे कॉलेज जो गवर्नमेंट के मिल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। हालांकि ये स्टेट टू स्टेट बहुत कुछ वेरी करता है, आप सभी लोग इसको जानते हो। और अपन सब लोग जानते हैं कि जो इंडिविजुअल कट ऑफ होती है, जो अपनी बेसिकली क्वालिफाइड होती है किसी भी कॉलेज में एग्जाम लेने, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, एग्जाम के एडमिशन लेने के लिए, तो वो अपनी क्वालिफाइड होती है, तो 50% के हिसाब से ही होती है बस, तो काफ़ी कम होती है। पर ये चार्ट है, फिर मैं कह रहा हूँ ये तो मैंने आपको ऐसे टेंटेटिव दिया है, पर एग्जैक्ट नंबर के बेसिस पे हमने नीचे लिंक में आपको रैंक प्रेडिक्टर दे रखा है, उसे यूज करिए, अपनी रैंक पता करिए। ठीक है, तो वो मैं सबकी तो यहाँ पे चेक नहीं कर सकता, आप खुद चेक करिए, आपको दिखाई दीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको एक अंदाजा दिया है। बोलो क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, तो फ्यू फैक्टर्स वी हैव कंसीडर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द एग्जाम और डिफिकल्टी लेवल ऑफ ओवरऑल पेपर और टोटल सीट्स अवेलेबल। तो जो अपना
जो हमने काउंट करें कि क्वालिफाइड, ये 2018 में 119 और 96, ये 134 और ये कट ऑफ है किन की, जनरल और ओबीसी एससी एसटी इस तरीके से चल रही है। ये जनरली ओबीसी की और ये एससी एसटी की तो अलग कहानी रहती है, जनरल और ओबीसी की कहानी है। तो 119 और 96, 134 और 107, 147 और ये इस साल की एक्सपेक्टेड ये है 116 किसकी, ओबीसी की, और 147 किसकी है, जनरल की। ये बेसिकली अपनी कट ऑफ लेवल है किसका, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए बढ़ाया है ये वाला लेवल क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं। पर आप ये मान लीजिए पिछली बार जो 600 पे मिला था ना, उससे अच्छा मिलने के चांसेस है इस बार 600 पे, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो ये आपकी पूरी कहानी थी। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा और सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं शायद सभी का सिलेक्शन हो रहा हो। पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, आपका मोशन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जो लोग जानते हैं मैं उनको बता दूं व्यक्तिगत रूप से, हम बहुत मेहनती हैं और हमें बहुत आगे बढ़ने की भी चाह है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, मेडिकल की टीम बहुत शानदार है, ज़बरदस्त, जिनको हज़ारों बच्चों को मेडिकल पहुंचाने का अनुभव है। हम आपके साथ, मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप मोशन परिवार के साथ जुड़ते हो तो आपके साथ पूरी मेहनत करी जाएगी, पूरी मेहनत, दिल से प्रण लेता हूं इस मंच के माध्यम से, पूरी मेहनत करी जाएगी दिल के साथ। जाहिर सी बात है मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली मोशन में आने की स्कॉलरशिप चार्ट है जो आप अपने नंबर के हिसाब से देख सकते हो कि अगर आपके 600 प्लस हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, सिर्फ किट की फीस लगेगी मेरे हिसाब से 7 या 10 हज़ार है, एग्जैक्ट नंबर मेरे को पता नहीं है। बाकी आपकी 571 से 600 है तो आपकी सिर्फ इतनी सी फीस लगेगी, इतनी बहुत कम फीस है। तो जो बच्चे में बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे तो जो बच्चे रिपीट करना चाहते हैं उनके नंबर के बेसिस पे उनकी स्कॉलरशिप है मोशन में एडमिशन लेने के लिए। आप आइए, हम पक्का आपके डॉक्टर के बनने के सपने को पूरा करेंगे। और फिर से मैं एक बार बोल दूं, अगर कुछ थोड़े से नंबर, मतलब अगर आपके नंबर, मैं आपको सही बताऊं आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपके नंबर्स आपके अगर 570 से नीचे हैं तो रिपीट करने लग जाइए। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो रिपीट करने लग जाइए, फटाफट आइए, तैयारी शुरुआत कर दीजिए, टाइम खराब मत करिए। मैं मान रहा हूं थोड़ा झटका लग सकता है, किसी साल बनना था, कोई बात नहीं, 1 साल डिले हो सकता है, पर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करिए और तुरंत आ जाइए और तैयारी करिए। कोई बात नहीं, आप कोटा के अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर पे रह के तैयारी करिए, पर करिए। ऐसा नहीं मैं मोशन आने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हालांकि हमने वैसे इतना कम कर रखा है और कई लोग ये सोचते हैं कि कोटा में हॉस्टल बहुत महंगे हैं। हम आपको सही कीमत पर मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा कंट्रोलिंग हमारी नहीं होती बट पूरा प्रयास करेंगे, हमने ऐसे एसोसिएट्स भी बना रखे हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, जरूर आइए, हम आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको शिक्षा के अलावा कुछ नहीं आता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे को शिक्षा के अलावा कुछ नहीं आता है, ना हम कुछ और करना जानते हैं ना चाहते हैं। इसी में बहुत आनंद भी आता है और बहुत जो भी मिला है सब इसी की वजह से मिला है। खैर मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो आप आइए, बहुत बहुत स्वागत है। फीसेस भी हमने इसीलिए नंबर बेसिस पे रखी है, जाहिर सी बात है जिसके नंबर ज़्यादा आए हैं उसको रिवार्ड थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी और आप नीचे से डाउनलोड कर लीजिए, आंसर की देख लीजिए, नंबर मैच करा लीजिए, कॉलेज प्रेडिक्टर देख लीजिए, रैंक प्रेडिक्टर देख लीजिए और ये पूरी की पूरी पीपीटी को भी आप जरूर से देख लीजिए। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं जो 2000, थैंक यू, जाहिर सी बात है, पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो मैंने एनालिसिस करी, मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो क्या, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ फिर थैंक यू करूँगा। इस बार मैंने देखा कि पेपर में ना, जो बच्चे 2023 में देने वाले हैं उनको बता रहा हूँ, पेपर में करीब करीब ना 10,000 वर्ड्स थे। वर्ड्स थे, क्या थे, वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स थे करीब करीब। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि आपको 3 घंटे में 10,000 वर्ड पढ़ के समझने हैं, यानी कि आपकी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, वर्ड्स पर मिनट, पढ़ने की स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, आप ये सोच के चलिए। कम से कम आप ध्यान से देखो तो 10,000 बटे, आप ध्यान से देखो तो 180 मिनट थे आपके पास, यानी कि आप अंदाजे से अगर सोचो तो आपको दिखाई देगा कि आपकी करीब करीब, अगर इसे 20 भी मान लें अपन, अगर इसको 180 घंटे को 20 मिनट भी मान लें तो अपन देखो अंदाजन आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि 60-65 वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की स्पीड अपनी होनी चाहिए कम से कम, तब जाके हम आगे की स्पीड को पढ़कर समझने की अपनी क्षमता होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये बात आपके लिए काम की होगी और आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है। फिर से व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ प्रेम बनाए रखने के लिए और मोशन के साथ प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर कोटा आते हैं तो मैं विश्वास फिर से एक बार दिलाता हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन तक हम पूरा साथ देंगे और पूरे कर्तव्य के साथ, इस भाव के साथ कि आप सिलेक्ट होंगे तभी हमारा भविष्य बनेगा। हम जरूर आपका साथ देंगे। थैंक यू।